हेलो एवरीवन, बीएससी प्रो क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, आज का अपना टॉपिक है चुंबकीय गुणों की गणना के लिए प्रायोगिक प्रदर्शन। ठीक है, अपन को देखो इसमें क्या करना है, दो प्रश्न पढ़ने हैं, गोये प्रश्न और फेराडे प्रश्न। देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब जो भी अपना टॉपिक चलेगा ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने, तो इन चीजों को आप बिल्कुल अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना, और डायग्राम वगैरह है, बिल्कुल डेरिवेशन है इनकी। ठीक है, मैं आपको केवल कंसेप्ट बताऊंगा, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है डायग्राम बनाकर। ठीक है, यहाँ से बकायदा बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बिल्कुल फिक्स है, यहाँ के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं लगभग। ठीक है, तो आज अपन देखो क्या पढ़ेंगे, गोये प्रश्न। क्लियर, इसका मैं आपको केवल कंसेप्ट बताऊंगा, प्रैक्टिस आपकी डायग्राम प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है। क्लियर, तो चलो पहले आप कंसेप्ट सीख लो इसका, फिर आते हैं अपन थ्योरी पे। देखो सबसे पहले तो ये देख लो, अपन गोये जो प्रश्न कर रहे हैं अपन, उससे निकालते क्या है अपन। मानो कोई भी मैं आपको सैंपल दे रहा हूं, ठीक है, अपन को इसको बताने है कि ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, मतलब अनुचुंबकीय है या प्रति चुंबकीय है। ठीक है, ये चीज अपन को किससे पता चलती है, गोये से या फेराडे से पता चलती है। ठीक है, और जब दे मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक आपकी कौन सी है, फेराडे, मतलब जो अच्छा रिजल्ट देती है वो कौन सी है, फेराडे टेक्निक है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन गोये पढ़ते हैं। देखो गोये में मैं आपको सिंपल फंडा बता देता हूँ, उसका कंसेप्ट क्या है। देखो यहाँ पे अपन दो लेते हैं, अपन मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, नॉर्थ और साउथ, चुंबक लेते हैं दो बड़े। ठीक है, और इसके बीच में अपन रखते हैं सैंपल। इसमें कोई भी बीच में अपने रख दिया, सैंपल रख दिया, जिसकी अपन को पता करनी है कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, इसको सैंपल रख दिया अपन। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया, अपने हैंग कर दिया एक तार से। ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया अपन ने वजन, कोई भी यहाँ पे कोई भी अपन ने वजन लगा दिया, मतलब मास लगा दिया, कोई भी वेट। ठीक है, कोई भी क्या है, वेट है ये। अब देखो जब अपन इसको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर मान लो ये अनुचुंबक होगा, मतलब डायमैग्नेटिक होगा, अगर बोले अगर कि डायमैग्नेटिक होगा ये। ठीक है, अब डायमैग्नेटिक आपको पता है क्या करता है, विपरीत दिशा में क्या करता है, ये स्पिन करता है, विपरीत दिशा में स्पिन करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगा ना, ठीक है, तो ये इसको कुछ भी अट्रैक्ट वगैरह नहीं करेंगे, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जो मास लगाएंगे ना अपन, ये कर देगा, इसको ऊपर कर देगा। ठीक है, मास को क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब ऊपर कर देगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा सैंपल अपना। क्लियर सी बात है। अगर ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, इसकी स्पिन मतलब इसकी दिशा में स्पिन करेगा ये। ठीक है, अगर इसकी दिशा में स्पिन करेगा तो इसको क्या करेंगे, चुंबक जो होंगे ना पैरामैग्नेटिक को क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे। ठीक है, इस सैंपल को क्या करेंगे, ये पकड़ के रखेंगे, मतलब जल्दी से क्या करेगा, वेट इसको ऊपर नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, इस टाइम पे क्या होगा, ये वेट में कमी कर देगा। ठीक है, इस वाले वेट में क्या कर देगा, कमी कर देगा, क्योंकि इसको ये नीचे लेके नहीं पाएगा, क्योंकि ये दोनों इसको क्या कर रहे हैं, पकड़ के बैठे हुए हैं इस टाइम पे, क्योंकि अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो, मतलब अनुचुंबकीय है तो। ठीक है, इससे अपन को पता लग जाएगा जो सैंपल है ना, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपको कि गोये चापन अपन कैसे कर रहे हैं, गोये प्रश्न ये होता है। अब आ जाओ थ्योरी पे, देखो क्या बोलता है वो। देखो ये इसका प्रॉपर डायग्राम है। ठीक है, अब आप देखो इसका नॉर्थ साउथ पोल, ये चुंबकीय पदार्थ ले लिया अपन ने, ये इसका वेट हो गया, प्रारंभिक लंबाई हो गई, मतलब नाइक्रोम तार होता है जो यहाँ पे वायर लेते हैं ना, उसको नाइक्रोम की तार लेते हैं। ठीक है, ये चीज आपको बस मेंशन करके चलनी है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चुंबकीय गुणधर्म इंक्रीजेस एंड मास इंक्रीजेस, मतलब अगर चुंबकीय गुण इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मास इंक्रीज होगा, अन्यथा अगर पैरामैग्नेटिक हुआ तो क्या कर देगा, मास को इंक्रीज कर देगा, ये ऊपर जाएगा नहीं, ये नीचे आएगा नहीं, तो क्या होगा, मास क्या हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे और थ्योरी पे आप देखो, इसकी थ्योरी देख लो, फिर आपको अच्छे से समझ। ठीक है, ये थ्योरी देख लेना, यदि पदार्थ में चुंबकीय गुण उपस्थित होते हैं तो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण के कारण परमाणु का भार बढ़ जाता है। ठीक है, अगर बताया ना चुंबकीय गुण होंगे, मतलब पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय। ठीक है, अगर उसमें चुंबकीय गुण है तो क्या कर देगा, वो मास को बढ़ा देगा। ठीक है, जिससे डेल्टा एम का मान ज्ञात किया जा सकता है। यदि पदार्थ में प्रत्येक चुंबकीय गुण उपस्थित हो तो पदार्थ का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि चुंबकीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण पाया था। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझा दी। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, जाइएम को चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इससे अपन क्या करते हैं, ये याद करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा एम इंटू एल एच स्क्वायर इंटू 2m, जो अपन ने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है एच स्क्वायर इंटू 2m। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये चीज आप देख लेना, डेरिवेशन करके बिल्कुल अच्छे से समझ लेना इसको। अगर अपन इसका देखो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जैसे जैसे जिसका वजन बढ़ेगा ना, अगर चुंबकीय गुण बढ़ेगा
तो उसका क्या होगा, वेट भी क्या होगा, बढ़ेगा, मास बढ़ेगा। तो जो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति है वो किसकी होगी, प्रोपोर्शनल होगी डेल्टा एम के। क्लियर हो गया। अब क्या होता है, जो गोये परीक्षण होता है ना, द्वारा आयतनिक चुंबकीय प्रवृत्ति क्या दी जाती है, ठीक है। इसलिए ये विधि क्या है, ज्यादा उपयुक्त विधि नहीं है। इससे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है, फेराडे परीक्षण को अच्छा माना जाता है। अब वो फेराडे परीक्षण क्या है वो देखो आप। देखो नेक्स्ट है आपका फेराडे परीक्षण। देखो इसका भी कंसेप्ट सीख लो, पीडीएफ में आपको दे ही रहा हूं, बस थ्योरी पढ़ते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, आपको आ जाएगा। कंसेप्ट के लिए बस आप एक बार वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट पूरा, ठीक है। तो फेराडे परीक्षण देखते हैं अपन क्या बोलता है फेराडे। देखो फेराडे में भी अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो मैग्नेट ले रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें भी अपन ने क्या लगा दिया, एक सैंपल लगा दिया, ठीक है। इसमें मतलब कांच की नली का बोलते हैं इसको, कांच नली का। ये तो आप नोट्स में लिख देना, मैं अच्छे से डायग्राम बना दूंगा। ये क्या होता है, अनब्रेकेबल होती है, टूटती नहीं है। पायरेक्स कांच बोलते हैं इसको, पायरेक्स मिरर, ठीक है। इसको क्या करते हैं अपन, इसको यहाँ पे हैंगिंग पॉइंट पे क्या करते थे, लटका देते हैं अपन ऐसे टी पे, ठीक है। इसको बोलते हैं हैंगिंग पॉइंट। और ये होगी आपकी लेंथ, इसको ऐसे करके लटका दिया, बस मतलब क्या है उसको देखो आप, कंसेप्ट देख लो बस आप। अब देखो इसमें क्या लेते हैं, एक तो वो सैंपल लेते हैं जिसको अपन को क्या बताना है, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अपन को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, चुंबकीय प्रवृत्ति कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एक लेते हैं अपन मानक, जिसकी अपन को पता होती है, ठीक है, जिसकी अपन को मतलब अपन लेते हैं Hg Cn का होल 4 -2, ठीक है। इस चीज को अपन लेते हैं मानक के तौर पर, और जिसकी अपन को क्या होती है, पता होती है। मतलब अभी देखो आपका क्या कॉन्सेप्ट लगता है आपको। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब ये मैग्नेटिक फोर्स इसको लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स लगता है यहाँ पे, ठीक है। उस चीज को अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इस फोर्स को अपन कैलकुलेट कर देते हैं, फिर अपन इसमें डालते हैं मानक वाला। इसकी जगह पहले तो इसका फोर्स कैलकुलेट कर लिया अपन ने, अब इसमें डालते हैं अपन मानक वाला। अब जब स्टैंडर्ड, मानक को बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड, जब स्टैंडर्ड वाला डाला उसका भी अपन ने क्या कर दिया, फोर्स अपन ने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर लिया। अब इन दोनों को क्या कर देते, बराबर कर देते अपन इस यहाँ पर, क्योंकि फील्ड तो सेम ही लग रहा है ना। जब इन दोनों को बराबर रख देते ना, तो यहां से अपन को चुंबकीय प्रवृत्ति मिल जाती है। कैसे, वो देखो नोट्स में देखो, आपको कंसेप्ट पता लग गया। मतलब इसमें क्या लेते हैं अपन, मानक लेते हैं। पहले अपन ने सैंपल की देख ली कि सैंपल को डाला, इसमें मैग्नेट कितना फोर्स लग रहा है, कितना चेंज कर रहा है इसमें सैंपल पे, तो वो चीज अपन ने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। फिर अपन ने मानक डाला, स्टैंडर्ड डाला, ठीक है, उसको अपन ने रखा, और उसके से अपन ने क्या कर दिया, फोर्स अपन ने कैलकुलेट कर लिया। जब इन दोनों को बराबर रख देंगे ना, तो यहां से साई की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, वो देखो आप। देखो फेराडे परीक्षण, इस विधि में क्या कहते हैं, मानक पदार्थ उपयोग में लिया जाता है, बताया मैंने आपको। मतलब अज्ञात पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति मानक पदार्थ के आधार पर ज्ञात की जाती है, ठीक है। सामान्यतः HgCn होल 4 -2 मानक पदार्थ के रूप में उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। मतलब HgCn4 -2 का अपन उपयोग लेते हैं। टेट्राथायोसाइनेट मर्क्यूरेट सेकंड संकुल, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। अब ये आपका फेराडे का डायग्राम है, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल। अभी पहले अपन ने अज्ञात पदार्थ ले लिया यहाँ पे, जिसकी अपन को निकालनी है, और उसको अपन डिनोट करेंगे किससे, यू से, अननोन अज्ञात का है ना, मतलब अननोन सैंपल हो गया ये, ठीक है। अब इस पे क्या लगाते हैं अपन, फोर्स। मतलब जो मैग्नेट कितना फोर्स लगा रहा है इस सैंपल पे, कि इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, इसकी भी डायमैग्नेटिक होगी, पैरामैग्नेटिक होगी, उससे अपन को पता लग जाएगा कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब देखो HgCn अपन को पता है कि ये डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। ये चीज अपन को पता है, तो अपन को उसका फोर्स पता होगा कि इस पे कितना फोर्स लगने वाला है, कि ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है। तो उसकी तुलना में अपन देखेंगे कि अज्ञात पदार्थ पर कितना फोर्स लगा, उससे कम लगा या ज्यादा लगा, ठीक है। इससे अपन को पता लग जाएगा कि इसमें क्या है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। क्लियर है कंसेप्ट। अब देखो ये हो गया एस, मतलब हो गया स्टैंडर्ड मानक ले लिया अपन ने। अब देखो एफ यू क्या हो रहा है, बाहर में अंतर, मतलब फोर्स में, फोर्स बोल दिया, बाहर को भी फोर्स बोल दिया अपन ने। अब एम यू क्या, अज्ञात पदार्थ का प्रारंभिक भाग, बाहर क्या था, मतलब ये क्या करेगा, जो फोर्स लगाएगा ना कुछ इसके मास में क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। तो वो कर दिया अपन ने, जो स्टार्टिंग में अज्ञात पदार्थ कर दिया, तो वो अपन ने ले लिया एम यू, मतलब अज्ञात पदार्थ का प्रारंभिक भाग, और जायु उसमें ले लिया अज्ञात पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति। अब जो अपन पदार्थ ले रहे हैं उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अपन को पता होगी पहले से, इसकी अज्ञात पदार्थ की भी, और फिर उसकी भी पता होगी, इसकी तो निकालनी है, सॉरी, अपन को चुंबकीय प्रवृत्ति इसकी तो निकालनी है, और स्टैंडर्ड वाले की अपन को पता होगी, ठीक है। अब जैसे ये एफ यू क्या, बाहर में अंतर है किसका, अननोन कंपाउंड का, अज्ञात पदार्थ का, ठीक है। अगर एफ एस लूं मैं यहाँ पे, तो एफ एस किसका हो जाएगा, स्टैंडर्ड वाले का बाहर में अंतर। क्लियर है।
अब mu मैंने लिया अज्ञात पदार्थ का प्रारंभिक भार, तो यहाँ पे ms क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड वाले पदार्थ का क्या हो गया, प्रारंभिक भार हो गया। ठीक है, जाई यू क्या हो गया, अज्ञात पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, और जाई एस क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड वाले की चुंबकीय प्रवृत्ति होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपन को ये चीज पता होगी, ये चीज पता होगी और ये चीज पता होगी अपन को। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ये कैलकुलेट कर लेंगे अज्ञात वाले से, जो अपन इसका फोर्स लगेगा वो चीज अपन कैलकुलेट कर देते हैं। और यहाँ पे मास ऑफ अननोन मतलब अज्ञात पदार्थ का मास अपन को पता होता है। ठीक है, अब यहाँ से अपन को केवल क्या करना है, जायु निकालनी है अपन को कि अननोन की जो क्या होगी, चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होगी। ठीक है, तो यहां से इन सबको क्या कर देंगे, इसको ऊपर भेज देंगे और इसको यहां भेज देंगे और एफ एस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति निकाल सकती है। ये चीज अपन को किसने बताई थी, फेराडे ने बताई थी। क्लियर हो गया, कंसेप्ट बता दें ना आपको, बस कि आपको केवल डायग्राम बनाना है, थ्योरी बोल लिखनी है, थोड़ी बहुत लिखनी है, मानक लेते हैं कौन सा लेते हैं, और ये चीज बस इसको थोड़ा डेकोरेट करना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको पता है, दोनों का बार अपन इक्वल कर लेंगे और जायु यहां से निकल जाएगा। देखो हालांकि मैं भी बता रहा हूं कि मैं आपको डीप में नहीं बता रहा, क्योंकि जरूरत भी नहीं है, अपन को केवल एग्जाम में लिख के आना है, तो उसके हिसाब से नहीं बता रहा मैं आपको। ठीक है, अपन को केवल एग्जाम में लिखना, नंबर लाने, तो उस हिसाब से आपका ये सफिशिएंट है। ठीक है, एक तरीके से तो मालूम है आपको रटाने की ट्रिक ही बता रहा हूं, बस आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया कि कैसा होता है ये। क्लियर है, बस आप इसको पढ़ लेना अच्छे से और प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में कई नंबर नहीं कटेंगे, मेरी गारंटी है। क्लियर हो गया, आगे चलो। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, कपलिंग, स्पिन कपलिंग, एल लिगमन, LS कपलिंग क्या होती है, इन चीज को अपन को सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि होते क्या है ये और कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये चीज आप पहले सीख लो कि L कैसे कैलकुलेट करते हैं, S क्या होता है, S को बोलते हैं अपन स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज पहले देख लो आप, एक अच्छा सा कंसेप्ट देख लो, फिर अपन इस पे आते हैं। देखो आप, ये होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, और आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में अगर मोशन कर रहा है ना, तो उसका होता है आपको एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, L होगा, जो होगा एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, अब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपनी पोजीशन पे क्या करता है, स्पिन भी करता है। ठीक है, जब स्पिन करता है तो उसमें क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, उसको बोलते हैं अपन S। ठीक है, स्मॉल s से, इसको बोलते हैं अपन स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब क्या होता है, एक होती है J वैल्यू, ये होता है आपका रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इन तीनों को अपन को क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। आपका केवल एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे D2 की स्प्लिटिंग आती है, तो उस चीज के लिए अपन को सबसे पहले ये चीज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो अपन क्या होता है, स्पिन कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको पता होगी, क्योंकि अपन कोई भी इलेक्ट्रॉन फील्ड करते हैं, मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन फील्ड कर रहे हैं अपन ऐसे, तो यह ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी स्पिन क्या होगी, क्लॉकवाइज हो गई। क्लॉकवाइज क्या होती है, स्पिन क्या होगी, इसकी मतलब प्लस हाफ हो गई। क्लॉकवाइज के लिए अपन क्या करते हैं, स्पिन प्लस हाफ, और ये क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, तो इसके लिए स्पिन क्या होगी, माइनस हाफ होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन अपन को कैसे पता लगेगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे D2 है, मैंने बोला D2 मतलब D के दूसरे में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इस चीज को अपन ऐसे नहीं दिखाते, इस चीज को अपन एक एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब टर्म सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन, स्टेट ऑफ एटम और एनर्जी ऑफ एटम, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में है, कोई भी इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने आपको, कोई भी इलेक्ट्रॉन है अपने पास, मतलब कोई भी अपने एटम ले लिया। ठीक है, उसमें मैंने बोला कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अब वो कहां पर प्रेजेंट है, कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, कौन सी एनर्जी में, उसकी एनर्जी क्या है, वो अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक सिंबल से, उसको बोलते हैं अपन टर्म सिंबल। ठीक है, अब वो टर्म सिंबल क्या होता है, ये दिखता है आपका 2s+1 और Lj। ठीक है, ये होता है आपका टर्म सिंबल, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, कौन सी एनर्जी में प्रेजेंट है, उस चीज को शो ऑफ करने के लिए अपन को क्या मिलता है, एक टर्म सिंबल मिलता है। ठीक है, मतलब जैसे आप भी कहीं रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, मतलब जैसे आप कहीं भी रहने लग गए, दिल्ली में रहने लग गए, दिल्ली में कहाँ रह रहे, सरोजनी नगर, तो आपका एक सरोजनी नगर क्या हो गया, आपका एक टर्म सिंबल हो गया। ठीक है, उसी चीज को मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, तो उसको कहां दिखाएंगे अपन, टर्म सिंबल से दिखाएंगे। अब वो टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं, 2s+1, इसको बोलते हैं अपन स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये टर्म हो गया किसी का भी, और जे आपका यहां पे क्या है, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इस चीज को अपन कैसे शो करते हैं कि
आपका LS कपलिंग, LL कपलिंग और इस सब इसमें शामिल हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, फिर आपका जो ऑर्बिटल कपलिंग होता है वो कैसे निकालते हैं, फिर आएंगे अपन जे में। ठीक है, स्पिन का मैंने आपको सिखा दिया कि आपका अगर जो इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज स्पिन में है तो उसका प्लस हाफ लिखेंगे, और लो स्पिन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको क्या लिखेंगे अपन, माइनस हाफ लिखेंगे। क्लियर हो गया ये बात। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगा कि पूरा कैसे टर्म सिंबल निकलता है। D2 का ही एग्जांपल है ये बताऊंगा, क्योंकि आपके जो बुक में है ना D2 का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो उस चीज को मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। देखो आप, अब देखो D2 का एग्जांपल लेके चल रहे हैं अपन, सारा फंडामेंटा मैं आपको इसमें समझा दूंगा क्या क्या कैसे कैसे अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका टर्म सिंबल अपन कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो D2 का आपको पता है 5 ऑर्बिटल होते हैं D के। ठीक है, अब इसने बोला 2 इलेक्ट्रॉन है आपके D2 में। ठीक है, या तो ये दोनों ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, अब या तो दोनों क्या हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। अब डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, या तो दोनों ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी और 1 होगी। ठीक है, अगर मैंने बोला एक ऐसे है और एक ऐसे है तो इस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, या तो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। क्लियर हो गया। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी अपन कैसे निकालेंगे, अगर इस टाइम पे अगर ये ऐसे हैं तो क्या हो जाएगी, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2s + 1 क्या हो जाएगी, 2 × 1 + 1 तो क्या हो जाएगी 3। इसका मतलब हो जाएगा क्या होगा, ट्रिपलेट में होगा, ट्रिपलेट स्टेट में होगा। ठीक है, अगर ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी कैसे होगी, अगर s की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, +1 तो क्या आ जाएगा 1, मतलब क्या होगा, ये सिंगलेट होगा। ठीक है, सिंगलेट ट्रिपलेट अभी आप देख लो, बस हल्का सा बस पकड़ के चलना, ऊपर से जाने मत देना, कुछ कुछ सीखने की कोशिश करना। बाकी एक खट्टा मैं आपको समझा दूंगा जब इसका टर्म सिंबल लिखेंगे अपन। ठीक है, तो ये s की वैल्यू तो अपन ऐसे निकाल लेंगे, s की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, +½ और -½ ठीक है, मतलब अगर ऐसे है तो ये यहां तो 0 हो जाएगी। अगर s की वैल्यू +½ और +½ है दोनों इलेक्ट्रॉन की, तो यहां पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो s की वैल्यू तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। जनरली अपन ये कंसिडर कर चलते हैं, ये तो अपनी पॉसिबिलिटी हो गई कि 0 वाली आ गई, तो जनरली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपको D2 दे और यहाँ पे बोले कि यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो क्या होगी, हाफ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। जनरली अपन क्या कंसिडर करके चलते हैं, s = 1 है D2 के केस में। ठीक है, ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा कि अपन ने ये चीज क्यों की, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अपन ने ऐसे क्यों निकाली। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो L की वैल्यू कैसे निकालते हैं। L क्या होता है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम में जो वैल्यू होती है ना, वो होती है +L से -L के बीच में। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे D की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम के टर्म में, 1 2 3 4 5, अच्छा ये 5 होंगे ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बीच वाले को कर दो 0, ये +2 ये -2, ये आपका हो जाएगा +2 +1 -1 -2। ठीक है, +L से -L के बीच में होती है। अगर L की वैल्यू आपकी 0 है तो वो होता है s ऑर्बिटल में है। L की वैल्यू अगर 1 है तो वो होता है p ऑर्बिटल में। L की वैल्यू 2 है तो ये d ऑर्बिटल में। L की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा f ऑर्बिटल में होगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कि आपका p में है, d में है, तो उसमें L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, +2 हो जाएगी। क्लियर होगी। अगर L की वैल्यू 2 आ रही है अपने स्पिन मल्टीप्लिसिटी में, तो उसकी क्या होगी, D में, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका टर्म सिंबल क्या होगा, D होगा। ठीक है, देखो कैसे आती है। अब D2 का मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूं। ठीक है, अब आओ आप D2 में। अब D2 के लिए मैं बोलूं आपकी L की वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक है, D2 में आपके क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये आ गए आपके 5 ऑर्बिटल हो गए D2 में, मतलब 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, +2 +1 0 -1 -2। तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें मतलब +2, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें +1, तो क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। क्लियर, L की वैल्यू 3 का मतलब क्या हो जाएगा, F। क्लियर हो गया ये बात। ठीक है, मतलब ये होगा टर्म सिंबल क्या होगा इसका, F होगा। यहाँ पे अभी F लेके चलेंगे अपन L की वैल्यू 3 में D2 के लिए, कि D2 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब J की वैल्यू आ जाएगा, जब समराइज करूंगा तब आपको पूरा समझ आ जाएगा कि J की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं। J की वैल्यू जो निकालते हैं ना, अपन निकालते हैं L + S, या तो वो हो जाएगी L + S हो जाएगी, मतलब जो अपन ने निकाली ना S की वैल्यू यहाँ पे, या फिर होगी L - S। L + S कब होगी और L - S कब होगी वो देखो। अगर आपका क्या है, हाफ फील्ड है,
मतलब फुल हाफ फील्ड से ज्यादा है, हाफ फील्ड और मोर देन हाफ फील्ड, तब तो क्या आएगा L प्लस एस। और L माइनस एस कब आएगा, जब क्या होगा, लेस देन हाफ फील्ड होगा। लेस देन हाफ फील्ड होगा। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूं D5 में अपन का क्या 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अपन किसको ऐसे फिल कर देंगे 1 2 3 4 5। तो यहां पे देखो अभी क्या है, हाफ फील्ड हो गया आपके, मतलब इसमें क्या बढ़ सकते हैं अपन 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं ना, तो 5 अपन ने बढ़ दिए, इसका मतलब क्या होगा, ये हाफ फील्ड हो गया। अब इसमें J की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, L प्लस एस करके निकाल लेंगे, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं D2 में देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या 5 से कम है, हाफ फील्ड क्या होना चाहिए 5, तो लेस देन 5 हो गया ये। तो इसमें अपन J की वैल्यू कैसे निकालेंगे, L माइनस एस से निकालेंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखो मैं समराइज कर रहा हूं, उसका पूरा एक टर्म सिंबल बनाऊंगा, वो देखो कैसे निकलेगा। अपन ले रहे D2, ये आ गया आपका D ऑर्बिटल 1 2 3 4 और ये 5 आ गया, ठीक है। अपन ले रहे हैं 1 और ये 2, ठीक है। अब यहां पे +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। एस की वैल्यू अपनी कितनी है, +12 +12 क्या हो गया 1, और एल की वैल्यू कितनी है अपनी 3, ठीक है। अब एल की वैल्यू 3 आई, इसका मतलब क्या लेंगे अपन, एफ लेंगे, ठीक है। अब निकालो तुम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, मतलब 2s + 1, 2s + 1 कितना आएगा 2 × 1, एस की वैल्यू कितनी है 1 है ना, +1 तो कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी का टर्म सिंबल लिखने के लिए, 2s + 1 और यहां पे j, ठीक है। और j की वैल्यू आपको क्या पता है, L माइनस एस से लिखेंगे अपन, तो L की वैल्यू कितनी है 3 माइनस S की वैल्यू कितनी है 1, कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो इसका टर्म सिंबल कैसे लिखेंगे अपन, 2s + 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, और जो L है ना इसको बोलते हैं टर्म सिंबल, मतलब कितना आ रहा है, F आ रहा है, L आ रहा है, L की वैल्यू पर डिपेंड करता है ये, L की वैल्यू पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो ये 3 और यहाँ पे L की क्या है, यहाँ पे मतलब ये जो L नहीं है, मतलब ये क्या एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस, इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन 3f, ठीक है। और J की वैल्यू कितनी है 2, तो 3f2, मतलब D2 के लिए अगर अपन टर्म सिंबल देखेंगे तो क्या आएगा 3f2, ठीक है। इसमें अपन 3f2 से रिप्रेजेंट करेंगे कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, किसी एटम का इलेक्ट्रॉन है वो क्या है D2 में प्रेजेंट है, मतलब D2 इलेक्ट्रॉन है वो, उसका कॉन्फिगरेशन क्या D2 है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 3f2 से, ठीक है। ये चीज अपन ऐसे निकालते हैं टर्म सिंबल में। अब आ जाओ थ्योरी पे आपका, मैं डायरेक्ट आपको इसमें LS कपलिंग, SS कपलिंग और LS युग्मन आपको सिखा दूंगा, आपके कोर्स में है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है यहाँ से, ठीक है। तो आ जाओ नोट्स पे। अब देखो आपका SS युग्मन चक्रण क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, 2s + 1 से क्या होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं इसको, S क्या होता है चक्रण क्वांटम संख्या, अगर इसकी 1 है तो सिंगलेट आएगा, 2s + 1 2 है तो डबलेट आएगा, 2s + 1 है तो ट्रिपलेट आएगा। ये चीज मैं आपको अभी जब इसका स्प्लिटिंग पढ़ेगा ना तब बताऊंगा आपको, ठीक है। अब आता है LL युग्मन, ये होती है +L से -L के बीच में होती है, 0 S होता है, 1 P होता है, 2 D होता है, 3 F होता है, 4 G होता है, 5 H होता है, ठीक है। LS युग्मन क्या होता है, ये रसेल सॉन्डर्स नाम वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे RS युग्मन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो LS से क्या निकालते हैं अपन, J का मान निकालते हैं, LS कपलिंग से अपन क्या निकालते हैं, J का मान निकालते हैं, जो मैंने आपको बताया ना, हाफ फील्ड है तो L माइनस एस, हाफ फील्ड से ज्यादा मतलब हाफ फील्ड से ज्यादा है तो L प्लस एस, अगर हाफ फील्ड से कम है तो L माइनस एस। क्लियर हो गया, ये बात देखो समझ लो, आप सीख लो, बस आपको लिखना है कि वहां पे अगर आपको बोलते हैं कि D2, अब तो जैसे मैं आपको चलो एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूं कि अपन जैसे मैंने आपको दे दिया कि D5 या D6 दे दिया तो उसका टर्म सिंबल कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है। मैं आपको खुद से तरीके से बता रहा हूँ, आपके बुक में नहीं है, केवल आपको ऐसे कंसेप्ट बताने के लिए कि आप अभी थोड़ा सा आपके या दिमाग से ऊपर जा रहा होगा कि क्या ही पढ़ा दिया सर ने, क्या हो रहा है इससे, ये सिलेबस में है आपके कि LL युग्मन क्या होता है, LS युग्मन क्या होता है और LS युग्मन क्या होता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, D2 स्प्लिटिंग जब करेंगे ना तो ये चीजें अपन को काम आएंगी। अब उसमें क्या मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, ठीक है, आपको कुछ ज्यादा नहीं, केवल आपको ये बता दूंगा बस ये होता है, तो ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्लियर। अब एक बार आप बस अपन ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे D3 का टर्म सिंबल कैसे होगा, क्लियर। देखो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, मैंने बोला D3 का टर्म सिंबल निकालो, कैसे निकलेगा आपका D3 का, ठीक है। तो D3 का आपका टर्म सिंबल कैसे निकलेगा, तो ये आ गया आपका D3 1 2 3। अब
क्या होगा यहाँ पे +2 +1 0 -1 -2 हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले s की वैल्यू निकाल लो। s की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हाफ क्या हो गया 3/2। l की वैल्यू कितनी आ गई +2 +1 0 कितनी आ जाएगी 3 का मतलब क्या हो जाएगा f। ठीक है, j की वैल्यू निकालो, लेस देन हाफ फील्ड है मतलब क्या हो जाएगा l - s। l की वैल्यू कितनी है 3 और s की वैल्यू -3/2 कितनी आएगी 3/2। ठीक है, तो इसका टर्म सिंबल अपन कैसे निकालेंगे, ये आपका टर्म सिंबल यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं। अब देखो 2s+1 निकालना पड़ेगा ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, 2s+1 क्या होगी 2 × 3/2 +1, तो 2 से 2 कट गया मतलब क्या होगी 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 4f 3/2। तो इसका टर्म सिंबल क्या होगा 4f 3/2। क्लियर हो गया। अब आप खुद ही बता देना D5 का क्या निकलेगा और आप देख लो D7 का क्या निकलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना और कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा किसका आंसर सही, किसी को समझ आया भी है या नहीं आया। बाकी एक बार मुझे आप कमेंट करके बता देना कि ये चीज आपको समझ भी आई है या नहीं आई। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं और इसको डीप अच्छे से आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझाया मैंने। प्रैक्टिस कर लेना, 1-2 बार वो वीडियो देख लेना, नोट्स पढ़ लेना, जो PDF आपको दूंगा आपको आ जाएगा समझ में। क्लियर है ये बात। देखो नेक्स्ट आपका क्या है D2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का चक्रण विपाटन, मतलब D2 ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे हो रही है जब उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हैं। ठीक है, मतलब मैंने आपको कोई एलिमेंट दे दिया जिसका क्या है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या D2 है। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे स्प्लिट होगा उस चीज को अपन को क्या इसको समझाना है। ठीक है, कि आपके बुक में केवल यही है D2 इलेक्ट्रॉनिक का चक्रण विपाटन है, तो इसको आप रट लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, यहां से क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। अगर 2s+1 है, ठीक है, D2 का मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे है, दोनों ऐसे है, ठीक है, तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ट्रिपलेट आ जाएगा। अगर ऐसे है और ऐसे है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर s की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी तो क्या हो जाएगा सिंगलेट आ जाएगा। अगर s की वैल्यू 1 आएगी तो क्या आ जाएगा ट्रिपलेट आ जाएगा। क्लियर है बात। इसका आप डायग्राम देखो बस। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, इसको रट लेना अच्छे से, इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है, अब तो ये D2 कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे देखो इसकी 2 टर्म मैंने बताई, अब तो सिंगलेट टर्म्स हो गई और इसकी ट्रिपलेट टर्म्स हो गई। ठीक है, अगर सिंगलेट टर्म्स होगी तो इसके क्या होंगे 3 टर्म सिंबल होंगे। कौन कौन से होंगे 1s 1g और 1d। 3p नहीं है इसका, 3p इसका है। ठीक है, ये होगा 1d। ठीक है, तो ये इसके क्या होंगे ट्रिपलेट्स सिंगलेट टर्म्स के होंगे। अब देखो सिंगलेट है ना, तो यहाँ पे देखो 1 1 1 1s 1g 1d। ठीक है, और ये ट्रिपलेट टर्म्स है, इसमें कौन से 3p और 3f। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1s है नॉन डीजेनरेट होते हैं, मतलब डीजेनरेट मतलब कि इनके पास 2 ही ऑर्बिटल होते हैं एनर्जी लेवल के, जो एक हाई एनर्जी लेवल का एक लोअर एनर्जी लेवल का, लेकिन इनके पास केवल एक ही कक्षक होता है। ठीक है, 1s 1g और 1d। ठीक है, ये आगे फर्दर स्प्लिट नहीं होते। ठीक है, अब देखो जब LS कपलिंग हो जाती है ना, इनकी जब LS कपलिंग होगी, देखो 1s 1g 1d में तो कुछ भी नहीं होगी। ये 3f और 3p और 3f वाले होते हैं ना ट्रिपलेट टर्म्स वाले। ठीक है, ट्रिपलेट स्टेट्स या सिंगलेट टर्म्स या ट्रिपलेट टर्म्स, सिंगलेट स्टेट भी लिख सकते हो आप, स्टेट भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर जब इनके पास LS कपलिंग हो जाती है तो ये क्या करते हैं फर्दर स्प्लिट होते हैं। देखो 3p किस में हो गया 3p2 3p1 और 3p0 में हो गया। ठीक है, ये आगे हो गए फर्दर स्प्लिट 2 1 0, क्योंकि देखो यहाँ पे जो L की वैल्यू होती है ना LS कपलिंग में, एक जो होती है L+S से L-S की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने बोला 1 है, S की वैल्यू यहाँ पे 1 हुई, क्योंकि अपन D2 का कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, 1 है यहाँ पे, तभी तो 3 आई, S की वैल्यू तभी तो 3 आई। अब देखो L+S की वैल्यू 1 आई। ठीक है, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, L-S की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 1 क्या आएगा 0। तो मतलब इसमें 3 कंडीशन पॉसिबल है 2 1 और 0। ठीक है, इसलिए अपन 3p2 3p1 3p0। ठीक है, ऐसे ही अपन क्या लिखेंगे 3f के लिए 3f4 3f3 और 3f2। क्लियर हो गया ये बात। ठीक है, आगे आओ। अब देखो जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 3p2 फर्दर 2 में स्प्लिट हो जाएगा। कैसे, एक इसमें एक इसमें, एक ऐसे एक ऐसे। p0 का भी स्प्लिट नहीं होगा। ठीक है, वहीं 3f4 क्या होता है 2 में स्प्लिट हो रहा है, 3f3 7 ऑर्बिटल 7 डिजेंट लेवल में स्प्लिट हो रहा है और 3f2 5 में हो रहा है। ठीक है, ये चीज बस आपको कोरिलेट करनी है, आपको देखनी है, आपको रटनी है, आप कुछ भी समझ लो आप। ठीक है, अब ये क्या है, इसका जो कंसेप्ट जुड़ा हुआ है ना, वो है 3rd यूनिट से जुड़ा हुआ है, ऑर्गल डायग्राम वगैरह से। उससे चीज आपको अच्छी और क्लियर होगी। अब जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो इसको मैं वापस आपको एक बार और अच्छे से समझा दूंगा,
बस अभी के लिए आप क्या करना है, इसको याद रख लेना। बाकी जितना हो सका मैंने आपको डीप में समझाया, आपको मैंने एक्सप्लेन किया है जितना हो सका मेरे से, ठीक है। बाकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलता है अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाकी जैसा भी आपको लगे कि ये कंसेप्ट आपको जो आज की क्लास में आपको समझ आया नहीं आया, मेरे को आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। ओके, धन्यवाद।